हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो HP GK की वीकली करंट अफेयर की क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है शिमला म्युनिसिपल इलेक्शन से रिलेटेड। तो जो शिमला म्युनिसिपल इलेक्शन है सेकेंड ऑफ मई को शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हुए थे। तो आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री। सबसे पहले जो शिमला म्युनिसिपल कमेटी फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1852 में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि जो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी जो फाउंडेशन या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 1852 को फाउंड हुआ था। और उसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो कौन थे? वो डिप्टी कमिश्नर थे शिमला म्युनिसिपल कमेटी के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। 1871 में फिर शिमला जो म्युनिसिपल कमेटी बनी उसको जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट क्लास म्युनिसिपैलिटी का स्टेटस है वो 1871 में मिला। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करने रहते हैं। नेक्स्ट है जो द म्युनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला टाउन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1978। जो म्युनिसिपल कमेटी थी शिमला की उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा रिप्लेस किया गया। और ये किसके अंदर हुआ ये काम? तो ये हुआ अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1978। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो म्युनिसिपल कमेटी है वो फर्स्ट टाइम कब रिप्लेस हुई बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो वो हुई अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1978। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला है और उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो वो हुई थी 1852 को। और उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन थे? तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है डिप्टी कमिश्नर थे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुई थी शिमला में दिसंबर 1851 को। म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुई थी दिसंबर 1851 को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 1851 को जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला का जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी। तो वो हुई थी दिसंबर 1851 को। और कौन से एक्ट के अंडर जो है एस्टेब्लिश की गई थी? तो ये एक्ट था एक्ट 26 ऑफ 1850। और इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओल्डेस्ट म्युनिसिपैलिटी इन प्री इंडिपेंडेंस पंजाब की जो ओल्डेस्ट म्युनिसिपैलिटी है वो कौन है? तो वो शिमला है। नेक्स्ट इज कि 1882 में एक कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला है उसके जो मेंबर होंगे वो कम से कम मतलब 12 मेंबर्स तो कंपल्शन है कि उतने होने चाहिए, 12 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आया कि 1884 में इलेक्शन के पर्पज से जो टाउन शिमला टाउन है उसको डिवाइड किया गया 2 वार्ड में, एक स्टेशन वार्ड और एक बाजार वार्ड। और नेक्स्ट 1890 में क्या हुआ? जो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे उसके जो मेंबर थे वो 13 मेंबर्स थे। अब 13 में से जो है 10 मेंबर्स रिड्यूस मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस किया गया और टोटल 10 मेंबर्स हो गए। 10 में से क्या हुआ? जो 6 मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए और 4 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। यहाँ पे पड़ा कि 1884 में क्या किया? शिमला टाउन को इलेक्शन के पर्पज से 2 वार्ड में डिवाइड किया गया, स्टेशन वार्ड, बाजार वार्ड। और नेक्स्ट 1890 में क्या हुआ? जो नंबर ऑफ मेंबर है वो रिड्यूस किए गए, 13 मेंबर्स थे और उसमें से जो 13 मेंबर्स में से 10 रख गए। और 10 में से हमारे पास जो 6 हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए और उसके बाद जो 4 बचे वो हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यहाँ पे कि 1920 में जो है हमने क्या करा? टाउन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे टाउन की पॉपुलेशन एक्सपेंड हुई तो जो नंबर ऑफ वार्ड है वो 19 थे। बट एट प्रेजेंट 2023 में हमारे पास जो टोटल नंबर शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स हैं वो हैं 34 वार्ड्स, जिसके लिए भी 2 ऑफ मई को जो इलेक्शन हुए थे। तो अभी टोटल हमें क्या याद रखना है कि टोटल कितने वार्ड्स हैं? हमारे पास 34 वार्ड्स हैं शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो म्युनिसिपैलिटीज है वो कौन से स्केड्यूल में आती है, हमने कौन से अमेंडमेंट के थ्रू उसको ऐड किया था?
तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसके थ्रू हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूनसिपैलिटीज जो चैप्टर है, ये द म्यूनसिपैलिटीज करके चैप्टर है, उसको ऐड किया गया था। और ये पार्ट 9E में है, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं म्यूनसिपैलिटीज में, वो आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। और इसमें जो टोटल फंक्शन आते हैं म्यूनसिपैलिटीज में, वो 18 फंक्शंस आते हैं। और नेक्स्ट जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो आते हैं अंडर आर्टिकल 243 के। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो आर्टिकल 324 के अंडर आता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती राज के इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती राज के इलेक्शन नहीं करवाता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो म्यूनसिपैलिटीज या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जो पंचायती राज है उसके इलेक्शन करवाए। नेक्स्ट अभी हमारे पास जो टोटल अभी हिमाचल प्रदेश में कितनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, तो हमारे पास 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसमें से शिमला और धर्मशाला पुरानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। उसमें 3 जो न्यू ऐड हुई है, एक सोलन डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है, एक मंडी डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है और एक पालमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल हमारे पास हिमाचल में भी 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर, डिप्टी मेयर, ये मेन हेड होते हैं, और ये जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो होते हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। और जो शिमला का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसकी जो ऑफिस बिल्डिंग होगी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, वो होगी टाउन हॉल। और जो हमारे पास टाउन हॉल है, ये 1908 में बना था और गोथिक स्टाइल में बनाया गया टाउन हॉल। और इसको बनाया था स्कॉटिश आर्किटेक्ट जेम्स रैनसन ने गोथिक स्टाइल में। तो नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया इसमें कि टाउन हॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे ये गलत है, ये 1908 या इसमें अभी 1910, इन दोनों 1908 या 1910 में कहीं पे नेट पे 1910 भी बोलते हैं, कहीं पे 1908 भी बोलते हैं। तो टाउन हॉल जो है या तो 1908 या 1910 में बना है। और उसके बाद जो है ये ऑफिस बनेगा। अभी टाउन हॉल किसका ऑफिस होगा? मेयर का, डिप्टी मेयर का, और जो कमिश्नर होंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, उनका ऑफिस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ईजे बग की बुक है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। जो ईजे बग की बुक है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, उसमें उन्होंने यही बताया कि जो शिमला में हाउसेस के जो नंबर है, 1844 में 100 हाउसेस थे, फिर 1904 में 1400 हाउसेस थे, और फिर 1800 हाउस हुए हमारे 1925 में। इस तरह से बताया गया। और इसमें बताया कि 17,440 जो पॉपुलेशन थी शिमला की, वो 1878 में 17,440 पॉपुलेशन थी, और जो इंक्रीज हुई 1890 में जाके 30,000। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 1904 में जो समर हेडक्वार्टर था पंजाब गवर्नमेंट का, उसको शिमला से जो है डलहौजी शिफ्ट करने के बारे में सोचा गया था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सोचा गया था, बट ये फाइनल डिसाइड नहीं हुआ था कि यहाँ से हम जो है कैपिटल शिफ्ट करेंगे डलहौजी या नहीं करेंगे। तो कैपिटल शिमला में ही थी। और एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के पर्पज से बनता है कि जो इंडिया की समर कैपिटल शिमला कब बनी? तो इंडिया की समर कैपिटल जो शिमला है वो बनी थी 1864 को जो है शिमला इंडिया की समर कैपिटल बनी थी। और ये इसको किसने डिक्लेयर करा था? तो इसको डिक्लेयर किया गया था, इट वाज डिक्लेयर्ड बाय सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के उन्होंने जो है शिमला को इंडिया की समर कैपिटल डिक्लेयर किया था 1864 में। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक है सोलन डिस्ट्रिक्ट टॉक्स इन यूज ऑफ राशन कार्ड बाय माइग्रेंट्स। अब हमारे पास एक स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो इसमें जो 93.9% माइग्रेंट्स हैं, वो जो हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट में से शिमला डिस्ट्रिक्ट ने जो है सबसे ज़्यादा
शिमला डिस्ट्रिक्ट के माइग्रेंट्स ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया है इस वन नेशन वन कार्ड स्कीम के अंदर। और जो इन माइग्रेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स रहते हैं वो रहते हैं बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, DBN वाला इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उसमें रहते हैं सबसे ज़्यादा हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, हिमाचल प्रदेश के जो माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर बेनिफिट लिया। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूपी से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, सेकेंड नंबर पे फिर माइग्रेंट्स हमारे पास बिहार से हैं, थर्ड पे मध्य प्रदेश। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ये इम्प्लीमेंट हुई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर। ये हमने पढ़ लिया है। ये माइग्रेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ वाले इंडस्ट्रियल बेल्ट में और परवाणू में भी रहते हैं। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं वो 16 डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये इस मैक्सिमम इस एरिया से हैं, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ परवाणू से। और टोटल 93.9% जो माइग्रेंट्स है वो जो है 16 डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो ये 3403 माइग्रेंट यूपी से हैं, नेक्स्ट फिर सेकेंड नंबर पे बिहार से माइग्रेंट्स हैं। और नेक्स्ट आया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। तो ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ये इम्प्लीमेंट हुई थी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो है 13 के अंदर इम्प्लीमेंट हुई थी। तो इसमें उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इसमें जो इस एक्ट के अंदर जो बेनिफिशियरीज आ रहे हैं उनको तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा इस स्कीम का। साथ में फिर इसमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल होम स्टे ऑनर्स टू सर्व फूड ऑन टॉर्चेज। अभी इस पर बताया गया है करंट इस न्यूज़ में ये है कि जो जैसे अटल टनल की ओपनिंग हुई उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हुआ, बट उससे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हमें नुकसान भी हो रहा है, जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड नुकसान। जैसे ही अटल टनल की ओपनिंग हुई उसके बाद जो प्लास्टिक वेस्ट है वो लाहौल वैली में इंक्रीज हो गया, जिससे काफ़ी एक मेजर इशू है। तो फिर इसके लिए क्या किया गया कि वहाँ के जो लाहौल के जितने भी होम स्टे हैं, अब जो भी विजिटर्स आएंगे टूरिस्ट आएंगे तो उन्हें क्या जो वहाँ पे खाना सर्व किया जाता था पहले वो प्लास्टिक की प्लेट्स में सर्व करते थे, बट अब जो है लाहौल के होम स्टेज जो है वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है वो खाना सर्व करेंगे तो अब जो भी खाना या जो भी यूजेज होगा तो वो होगा टॉर प्लेट्स का, टॉर प्लेट्स या टॉर पत्तल। और ये क्यों यूज़ होगा इसका, एक तो ये इको फ्रेंडली है और इजीली डिस्पोज हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं उनको भी एक लिवलीहुड मिल जाएगा कि वो इस मतलब पत्तल मेकिंग से भी जो है उनको बेनिफिट मिलेगा और उनकी लिवलीहुड भी चलती रहेगी और उन्हें साथ में इको फ्रेंडली भी है ये और साथ में उन टूरिज्म पे भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे बताया गया अटल टनल के बारे में। तो अटल टनल है, जो अटल टनल है एग्जाम पॉइंट से उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अटल टनल है 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसको इनॉग्रेट किया गया था ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को। और इसका जो पुराना नाम था पहले अटल टनल का वो था रोहतांग टनल। रोहतांग टनल इसका पुराना नाम था, बट 25 दिसंबर 2019 को जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है हमारे फॉर्मर PM थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे जो है इसको रोहतांग टनल से रीनेम किया एज अटल टनल। और ये जो है अटल टनल 2 वैलीज को कनेक्ट करती है, कुल्लू मनाली वैली को कनेक्ट करती है ये लाहौल स्पीति वैली से। पहले क्या होता था, अटल टनल की ओपनिंग से पहले जो लाहौल स्पीति वैली है वो 6 महीनों से ज़्यादा टाइम तक जो स्नोफॉल के कारण कट ऑफ रहती थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी वहाँ के लोगों को क्योंकि स्नोफॉल इतना एक्सेस में होता था। तो अटल टनल की ओपनिंग के बाद जो है उन्हें पूरे साल 12 मंथ्स की कनेक्टिविटी मिली और इससे क्या हुआ, इससे अटल टनल के से जो है रिड्यूस हुआ डिस्टेंस मनाली से सरजू के बीच में 46 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस हुआ और जहाँ पे 4-5 घंटे आपको ज़्यादा लगते थे ट्रैवल करने में, अब वो 4-5 घंटे कम लगेंगे।
और मेडिकल फैसिलिटी भी इजीली अवेलेबल होगी। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है अटल टनल की। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है अटल टनल को सर्टिफाई किया गया एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। और इसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 3,200 करोड़ थी। और जो अटल टनल है इसकी जो शेप है, अटल टनल की शेप है हॉर्स शू, हॉर्स शू इसकी शेप है। ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट इसके पॉइंट्स ये थे। और फिर तौर पत्तल के बारे में ये है कि जो तौर पत्तल है वो 3 से 4 पत्तियाँ मतलब जो तौर की जो लीव्स हैं वो इकट्ठी करके आपकी एक पत्तल बनती है। और इस तरह से ये काफ़ी देखा जाए तो एक स्टेट की इकोनॉमी में भी एक पार्ट, स्टेट की इकोनॉमी में भी काफ़ी प्लस पॉइंट हो सकता है। इसमें जो है मंडी टाउन मंडी टाउन ने क्या करा, रोटरी क्लब ऑफ मंडी है, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलके जो है पत्तल मेकिंग की जो है मोल्डिंग मशीन उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड करी। और उससे भी जो है एक तो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन है उनको लिवलीहुड मिल गया, वो एम्पावर होगी, वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी इसके साथ, और वो इंडिपेंडेंट भी बन गई। तो कहीं ना कहीं ये तौर पत्तल वुमेन एम्पावरमेंट में भी एक रोल इसका हो गया। और साथ ही साथ इको फ्रेंडली भी है, ये एनवायरनमेंट के लिए भी प्लस पॉइंट है। और इसमें जो ये तौर पत्तल का बिजनेस है ये कॉटेज इंडस्ट्री में हम काम करेंगे इसको। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री का जो आइडिया था वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। और ये दिया था, ये हमें डीपीएसपी में जो है अंडर आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री जो है आर्टिकल 43 इज रिलेटेड टू कॉटेज इंडस्ट्री। और ये आइडिया किसका था, ये महात्मा गांधी जी का आइडिया था कॉटेज इंडस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का भी है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भी पत्तल मोल्ड मशीन जो है वो अंडर रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर जो है पत्तल मोल्ड मशीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड करी है, ताकि वो भी फिर इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन है मिलके जो है अच्छा कंट्रीब्यूट करे स्टेट की इकोनॉमी में भी, और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट भी हो। और नेक्स्ट हमारे पास आया कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है प्लास्टिक और प्लास्टिक बैन करा है और लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक भी जो बैन करा है। और ये बैन किया गया है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट 1995 के अंडर। मैकेनाइजेशन ये हमने पढ़ लिया कि रोटरी क्लब ऑफ मंडी ने जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर जो है ये पत्तल मेकिंग का काम शुरू किया है। और इसके बाद यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि इससे जो है पत्तल मेकिंग से आर्टिजन्स और पुअर फैमिलीज को भी बेनिफिट मिलेगा, और जो भी ये पत्तल मेकिंग में हेल्प करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड यूज एंड लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक आइटम्स बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995। तो ये वाला हमें याद रखना, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने जो है प्लास्टिक बैन किया हुआ है, नो यूसेज ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट इज सीएम हेल्पलाइन टू गो हाईटेक। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू announced that मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। इससे क्या होगा, जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है ये हमारे फॉर्मर सीएम थे श्री जयराम ठाकुर, उन्होंने स्टार्ट करी थी 2019 में। तो इससे क्या होता था कि जो भी कॉमन सिटीजन है वो कंप्लेन कर सकते थे किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम है वो सब आप उस पर जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो ये 1100 पे कंप्लेन करके आप फीडबैक दे सकते हो, कोई सजेशन दे सकते हो,
कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपने कोई कंप्लेंट की तो फिर उसका स्टेटस जानोगे कि हाँ जी वो हमने कंप्लेंट करी थी तो क्या हुआ उसका, या कोई आप सजेशन दोगे कि ये डिपार्टमेंट है या इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं। या और इसमें एक एडिशन अभी ये हुई कि इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया, व्हाट्सएप चैटबॉट। पहले सिर्फ आप इस पे 1100 पे कॉल करके आप जो अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते थे या फीडबैक दे सकते थे, और अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि व्हाट्सएप चैटबॉट, ये न्यू फीचर ऐड करने के लिए बोला गया है, व्हाट्सएप चैटबॉट भी होगा। तो उससे क्या होगा, इसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू, अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो, कंप्लेंट फीडबैक दे सकते हो, रिक्वेस्ट कॉल बैक, रजिस्टर न्यू कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हो। और इसमें नया ये फीचर ये ऐड हुआ है कि ये इस चैटबॉट के थ्रू जो भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी उनका जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनकेस आप किसी भी स्कीम के बारे में जानना चाहते हो तो आप ये 1100 पे या व्हाट्सएप चैटबॉट पे जो है पूछ सकते हो। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी स्कीम से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि जो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वाज आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग द हेल्पलाइन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स विद द मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको लिंक करेगी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ। बट इसमें कौन सी जो सर्विसेज हैं जो नहीं है, तो वो है इमरजेंसी सर्विसेज। तो आपको याद रखना है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के अंडर नहीं आती है, क्योंकि हम ये सोच सकते हैं ना कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प प्लान है तो हम इसमें सब जो जितने भी कंप्लेंट्स है वो कर सकते हैं, बट नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में जो है वो नहीं आती है, उनको इससे बाहर रखा गया है। और यहाँ पे यही बताया कि 1100 जो ये हेल्पलाइन नंबर है, ये फॉरवर्ड जो चीफ मिनिस्टर थे श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने स्टार्ट की थी। क्यों की थी स्टार्ट? स्पीडी एंड टाइम बाउंड रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कि आपके जो भी कंप्लेंट्स हैं, पहले क्या होता था कि जब ये नंबर नहीं था तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कोई कंप्लेंट करनी है तो मैं जाऊँगी, मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से अगर वहाँ भी मेरी कोई कंप्लेंट नहीं सुनता है तो उससे हायर डिपार्टमेंट में आगे हायर ऑफिसर्स के पास जाना पड़ेगा या शिमला पहुँचना पड़ेगा सेक्रेटरेट या जो भी ऑफिस हैं इनके। बट ऐसा नहीं है, अभी जैसे 1100 नंबर आया उससे क्या हुआ, मुझे घर बैठे मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ और कोई भी फीडबैक दे सकती हूँ, या किसी भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम है या कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं घर बैठे उस स्कीम के उस 1100 पे डायल करके उस स्कीम के बारे में जान सकती हूँ। तो एक फ़ायदा इस स्कीम का ये है, मेरी वो जो भी कंप्लेंट होगी या जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता करनी है वो 7 से लेकर 14 दिन के इसमें टाइम पीरियड रखा है। 7 से 14 दिन के अंदर जो है आपकी जो कंप्लेंट होगी या जो भी प्रॉब्लम आपने उस पर या जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इतने दिनों के अंदर जो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए 7 से 14 दिन के बीच में। तो ये काफ़ी गुड गवर्नेंस की तरफ एक स्टेप है, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी इससे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी एक स्टेप है। तो इससे और इसमें जो 56 डिपार्टमेंट्स और 6500 ऑफिसर्स को स्टार्टिंग में जो कनेक्ट किया गया था, अब तो ऐसा है कि जो हिमाचल के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उन सबको जो है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इसमें ये बताया गया कि इकोनॉमिक सर्वे में जो है कितनी कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया गया और कितनी प्रॉब्लम्स अभी तक रजिस्टर्ड। नेक्स्ट इज बाल विधान सभा। तो बाल विधानसभा क्या है? ये एक बाल सत्र होगा और हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया कंट्री की जो सेकंड स्टेट असेंबली बनेगी जो ऐसी बाल सत्र ऑर्गेनाइज करेगी। अब इस बाल सत्र में क्या होगा, 7 से लेकर 17 ईयर्स, 7 साल से लेकर 17 साल के बीच के जो बच्चे हैं, टोटल 68 चिल्ड्रन, टोटल 68 चिल्ड्रंस को सिलेक्ट किया जाएगा और वो जो 68 चिल्ड्रंस हैं वो एक दिन का ये जो
सेशन होगा या इसमें क्या वो एक्ट करेंगे, किसी को स्पीकर बना देंगे, किसी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, मिनिस्टर बना देंगे, एमएलए बना देंगे एक दिन के लिए। ये बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइज होगा और इसमें टोटल 68 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो 7 to 17 ईयर्स का एज ग्रुप के बच्चों को चूज किया जाएगा। और इसमें यहाँ पे इससे पहले जिस स्टेट असेंबली ने ये ऑर्गेनाइज किया था हिमाचल सेकेंड है। फर्स्ट नंबर पे ऐसा बाल ऑर्गेनाइज करने वाली जो फर्स्ट स्टेट है वो है राजस्थान और सेकंड स्टेट कौन बन गई है एचपी। नेक्स्ट इज डेमो ऑर्चर्ड ऑफ हाइब्रिड मैंगो वेराइटीज इन नूरपुर। नूरपुर है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है डेमो होगा हाइब्रिड वैरायटीज किसकी, मैंगो की। तो मैंगो जो है मेन कैश फूड क्रॉप है हिमाचल प्रदेश की और जो मैंगो को जो है मैंगो की हाइब्रिड जो वैरायटी है, हाइब्रिड मैंगो वैरायटी है, वो नूरपुर में इसका डेमो लिया जाएगा। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो उसके थ्रू ये काम होगा और इसकी जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है 1135 करोड़। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है ₹1135 करोड़ और इसमें से जो है विच इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक की पार्टिसिपेशन होगी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि वर्ल्ड बैंक की इसमें पार्टिसिपेशन होगी, वर्ल्ड बैंक इसको फंड करेगा और टोटल इसकी कॉस्ट है 1135 करोड़। नेक्स्ट इसमें जो मैंगो वेराइटीज हैं ये हमारे पास कुछ जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं मैंगो की, फ्यूजा अरुणिमा, फ्यूजा लालिमा, फ्यूजा सूर्या, फ्यूजा श्रेष्ठा, मलिका एंड चौसा, ये हाइब्रिड वेराइटीज है। और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो मंगवाएगा ये वेराइटीज। कहाँ से मंगवाएंगे, तो फ्यूजा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ से मंगवाएंगे इसको। और CSIR लखनऊ से भी मंगवाई जाएगी ये मैंगो की वैरायटी। अब हाइब्रिड वैरायटीज क्या होती है, हाइब्रिड वैरायटीज होती है जैसे हमारे पास एक मैंगो का ये प्लांट है, ठीक है, और ये मैंगो प्लांट दो वैरायटीज हमने इसकी ले ली, तो दो वैरायटीज ले ली। अब ये एक वैरायटी 8 kg फ्रूट हमें फ्रूट देते हैं और ये हमें 10 kg फ्रूट की वैरायटी देता है। अब हमने क्या करा, इन दो नॉर्मल वैरायटी को करके एक थर्ड जो वैरायटी है, अगर ये हमें 13 kg फ्रूट देगा तो ये जो वैरायटी है इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड वैरायटी। तो ये मैंगो की हाइब्रिड वैरायटी जो है कहाँ पे इसका डेमो होगा, ये होगा नूरपुर तहसील में, जज कांगड़ा जगह। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे 2007 से 8 से 2021-22 में जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ग्रोथ जो हुई है वो ये 70.60%। और जो हॉर्टिकल्चर मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं हिमाचल प्रदेश की मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी है, एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, पियर है, प्लम है, पीच है, गरगल है और एप्रिकॉट है। तो ये वाला मतलब ये हमें याद होना चाहिए जो हॉर्टिकल्चर मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो कौन सी है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पियर, प्लम, पीच, गरगल, एप्रिकॉट। नेक्स्ट है हमारे पास HP शिवा प्रोजेक्ट। जो HP शिवा प्रोजेक्ट है इसके अंदर हिमाचल की 7 डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं और वो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना। और जो इसकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है 1292 करोड़। तो ये पॉइंट हमें एग्जाम के रिस्पेक्टिव ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट हमें याद होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल और कितने डेवलपमेंट ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया है, 28 डेवलपमेंट ब्लॉक्स और 7 डिस्ट्रिक्ट और कितना एरिया है 6000 हेक्टेयर एरिया। और जो HP शिवा प्रोजेक्ट है उसकी कुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर
इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। तो ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है शिवा प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म, कि शिवा प्रोजेक्ट की जो शिवा है इसमें शिवा प्रोजेक्ट में इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। और इसमें जो ये दिस द अंडर द प्रोजेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ, इसमें कौन कौन से फ्रूट्स की प्रोडक्शन होगी, ऑरेंज, गुआवा, पोमेग्रेनेट, लीची और जो भी अदर सिट्रस फ्रूट होंगे वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है उनको प्रमोट किया जाएगा। और इसमें जो है इसके अंदर आएगा वन क्रॉप वन क्लस्टर अप्रोच के अंडर आएगा। और इसके बाद जो है प्राइवेट लैंड है, फार्मर्स के प्राइवेट लैंड पे जो हम इन फ्रूट्स को डेवलप करेंगे, इनकी प्रोडक्शन होगी। और इसमें जो हमने टारगेट रखा है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो टारगेट है वो क्या है, वो है 1 करोड़ सैपलिंग्स का टारगेट। नेक्स्ट इस पे हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे कि जो प्लांटेशन है, जो पोमेग्रेनेट है इसमें जो मेन शिवा प्रोजेक्ट में 3 फ्रूट्स, 3 तो फ्रूट्स हैं वो मेन है पोमेग्रेनेट, और इसका जो शेयर है प्लांटेशन परसेंटेज है वो है 8.3%। नेक्स्ट सेकंड इज गुआवा, गुआवा की जो शेयर है वो है 47.7%। थर्ड इज लीची, लीची का जो प्लांटेशन परसेंटेज है वो है 9.1%। और फोर्थ वन जो भी सिट्रस फ्रूट होंगे बाकी हमारे पास, तो उनका जो शेयर है वो है हमारे पास 35%। नेक्स्ट इज नाबार्ड प्रोजेक्ट। नाबार्ड ने अप्रूव करा है 13 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। उनका एम है वाडीज, वाडीज क्या एक गुजराती वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मॉल ऑर्चर्ड और डेयरी यूनिट्स जो है सिलेक्टिव विलेजेस में। 2506 एकड़ ऑफ लैंड में जो है मैंगो, किन्नू, लेमन, एप्पल, वॉलनट, पियर एंड वाइल्ड एप्रिकॉट प्लांटिंग होगी। नाबार्ड ने अप्रूव करा है इसको। तो इसमें जो है 13 डेवलपमेंट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। हिमाचल प्रदेश ने जो है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस को जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है। इसमें क्या होगा कि जिस भी ऑर्चर्ड के पास, जैसे एप्पल का किसी के पास ऑर्चर्ड है, तो अगर वेदर के कारण उनकी फसल नहीं होती है उस साल, अगर उन्होंने वेदर ये जो स्कीम के अंदर रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर रजिस्टर किया होगा, तो उनको उस साल की अपनी जो फसल की है इंश्योरेंस के थ्रू जो है इंश्योरेंस मनी मिलेगी। तो इसके अंदर क्या है, जो 49 ब्लॉक्स जो हैं, 42 ब्लॉक्स एप्पल के लिए, 39 ब्लॉक्स मैंगोज के लिए, 14 ब्लॉक्स प्लम के लिए और 5 ब्लॉक्स जो हैं पीचेस के लिए, और बाकी 18 ब्लॉक्स जो हैं सिट्रस फ्रूट्स के लिए जो इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आया MS स्कीम, द स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ। ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, तो ये मैंगोज के लिए। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो MIS स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, तो वो मैंगो से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज हिमाचल टू कट लीज पीरियड टू 40 ईयर्स। अभी स्टार्टिंग में क्या, अभी तक हमारे पास क्या था, जो हिमाचल का जो लीज पीरियड है वो 99 ईयर्स तक का है हमारे पास। तो अब क्या होगा, वो जो 99 ईयर्स से HP गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, अमेंडमेंट करेंगे, तो वो लीज पीरियड जो हमारे पास 40 ईयर्स का हो जाएगा। और हम लीज पे लैंड देते हैं वो क्यों देते थे, वो इंडस्ट्रीज कोई बाहर से इंडस्ट्री आना चाहती है उनको देते थे, एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस के लिए देते थे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए देते थे, टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए देते थे, जिसके हमारे पास टाइम जो टेन्योर था वो 99 ईयर्स था। अब कितना होगा, अब वो 40 ईयर्स होगा। और ये जो हमने अमेंडमेंट करेंगे ये किसके थ्रू होगा, ये होगा हिमाचल प्रदेश लीज रूल 2013, रूल 7 ऑफ हिमाचल प्रदेश लीज रूल 2013। और इसमें जो इस लीज रूल के अमेंडमेंट के थ्रू क्या होगा कि आपने 40 ईयर्स के लिए आपको लीज में मिलेगा, बट धीरे आप नेक्स्ट दोबारा से पूरा प्रोसीजर फॉलो करके अगले 40 साल के लिए ले सकते हो। बस इसमें यही चेंज हो गया कि अब जो आपका टाइम पीरियड था वो 99 से 40 ईयर्स के लिए हो गया। और नेक्स्ट इज राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला कांगड़ा की। तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में है, वहाँ पे जो है 2 डेज कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था सृजन 2023। जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी फीमेल इनफर्टिलिटी पे जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी वो, सृजन 2023। तो इसमें डॉक्टर संक्रांति नेमा जो है कांगड़ा पपरोला की, इनको जो है अवार्ड मिला, बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड। और नेक्स्ट इज रोहड़ू की टीचर है रिधिमा ठाकुर। ये जो फाउंडर हैं, ये फाउंडर हैं इस स्कूल की, फाउंडर और हेड मिस्ट्रेस है द फाउंडेशन ऑफ ईयर्स प्री स्कूल की फाउंडर और हेड मिस्ट्रेस हैं। इनको जो अवार्ड मिला एक्सीलेंस इन प्री स्कूल पेडिगॉजी अवार्ड, रोहड़ू की रिधिमा ठाकुर जी को मिला है एक्सीलेंस इन